हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यंग का द्विछिद्र प्रयोग। पीछे वाले लेक्चर में आपने व्यतिकरण को पढ़ा था। यंग ने सबसे पहले व्यतिकरण का प्रायोगिक स्पष्टीकरण दिया था। तो यंग पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यतिकरण का प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया था और उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन हम सबके साथ शेयर किया था। तो इसको पढ़ने से पहले यंग का जो द्विछिद्र प्रयोग है उसमें कला संबद्ध स्रोत लिए गए हैं। कैसे स्रोत लिए गए? कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोतों का मतलब क्या है? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाले जो तरंगाग्र हैं वे समान कला में चल रहे हों, या ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वे सदैव समान कला में रहती हो, अथवा ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगें सदैव समान कला में रहती हैं, अथवा उनके मध्य कलांतर शून्य होता है। तो सबसे पहले कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत ठीक है। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर शून्य होता है, क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे प्रकाशों जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य में कलांतर क्या हो? शून्य हो। उन प्रकाश स्रोतों को क्या कहते हैं? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो यंग के द्विछिद्र प्रयोग में कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों को उपयोग में लिया गया था। ठीक है, किसको उपयोग में लिया गया है? कला संबद्ध स्रोत। हम सीख गए कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत वे होते हैं जिनके मध्य कलांतर शून्य होता है। क्या होता है? जिनके मध्य कलांतर शून्य होता है उन्हें हम कहते हैं कला संबद्ध। और जिनके मध्य कुछ कलांतर होगा, प्रकाश तरंगें संचरित हो रही हैं उनसे, वे अकला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकला संबद्ध स्रोत। समझ में आ गया कला संबद्ध स्रोत। अब देखिए, अब क्या देखेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा यंग के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज निर्माण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फ्रिंज निर्माण की व्याख्या के लिए पूरा ये वाला जो डायग्राम है उसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमसे यही पूछा जाता है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज निर्माण की व्याख्या कीजिए। हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है। ये मैंने आपको बता रखा है कि प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो यंग ने क्या किया था? 3 पर्दे लिए थे, एल, एम और एन। 3 पर्दे लिए पहले उन्होंने। पहला जो पर्दा था उसमें एक छेद इस तरीके से काट लिया उसको थोड़ी सी जगह, तो वो स्लिट एस की तरह कार्य करने लग गया। किसकी तरह? स्लिट एस। ठीक है। दूसरे पर्दे में जो उसके ठीक सामने रखा था उसमें 2 छेद इससे समान दूरी पर काट लिए और दोनों की जो दूरियां थी इससे वो बराबर थी, यानी इससे इसकी दूरी क्या है? समान है। S1 और S2 की दूरी S से क्या है? बराबर है। ठीक। उसके बाद उन्होंने यहाँ तीसरा पर्दा लगा दिया, केवल ऐसे स्क्रीन लगा दी इस तरीके से। पहले 2 पर्दे, पहले में 1 छेद किया, दूसरे में 2 छेद कर दिए। इस पर्दे के सामने उन्होंने एक प्रकाश स्रोत रख दिया। मैं सूरज दिखा दे रहा हूँ, कोई कैंडल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ से प्रकाश इस पर आपतित होता है
तो यहां से तरंगाग्र के रूप में ये स्लिट S1 और S2 पर आपतित होगा। तो यहां से तरंगाग्र के रूप में जब स्लिट S1 और S2 पर आपतित होता है तो स्लिट और S1 और S2 से द्वितीय तरंगाएं संचरित होती है। जब द्वितीय तरंगाएं यहाँ संचरित होती है तो यहाँ इनका अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के पश्चात यहाँ देखा गया कि जो तीसरा पर्दा लगा था उस पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं दिखाई देती है। यंग ने अपने प्रयोग में 3 पर्दे लिए क्रमशः चित्रानुसार 3 एलिमेंट पर्दे लिए। पहले पर्दे में एक छेद किया, दूसरे में 2 किए, जो कि पहला पर्दे में एक छेद किया जो स्लिट S1 की तरह कार्य करता है, दूसरे पर्दे में 2 छेद किए जो स्लिट S1 और S2 की तरह कार्य करता है, तथा तीसरा पर्दा उनके सामने रख दिया गया। जब किसी प्रकाश स्रोत को स्लिट S के सामने रखा जाता है तो हम पर्दे पर क्रमशः एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं देखते हैं। यही लिखना है आपको। क्या लिखना है? यंग ने अपने द्विचित्र प्रयोग में चित्रानुसार क्रमशः LMN 3 पर्दे लिए। पहले पर्दे में एक छेद किया जो स्लिट S1 की तरह कार्य करता है, दूसरे पर्दे में 2 छेद किए, 2 छिद्र किए जो कि स्लिट S1 और S2 की तरह कार्य करते हैं, तथा तीसरा पर्दा इनके सामने रखा गया। जब पहले स्लिट S1 के सामने मोमबत्ती या कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है तो उनसे चलने वाला प्रकाश तरंगाग्र के रूप में S1 और S2 पर आपतित होता है। तब S1 और S2 कला संबद्ध स्रोतों की तरह कार्य करते हैं और हम देखते हैं कि तीसरे पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं ऑब्जर्व होती हैं। दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाओं का निर्माण होता है। लिखना चाहे तो आप लिख लें। यंग के द्विचित्र प्रयोग में आप लिख लेंगे ना अपने आप। मैंने कई बार बोली थी को द्विचित्र प्रयोग में चित्रानुसार LMN 3 पर्दे लिए। पहले पर्दे में एक छिद्र किया जो कि स्लिट S1 की तरह कार्य करता है, तथा दूसरे पर्दे में 2 छिद्र किए जो स्लिट S1 S2 की तरह कार्य करता है, स्लिट S की तरह कार्य करता है, S1 S2 की तरह कार्य करता है। तब तीसरा पर्दा रखा तो जब पहले पर्दे के सामने जब प्रकाश स्रोत रखा जाता है तो हमें इस पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं दिखाई देती। तो मैं लिख लेंगे अब। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। ये है हमारे फ्रिंज निर्माण की व्याख्या का स्पष्टीकरण। ठीक है, यंग के द्विचित्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज निर्माण की व्याख्या। ये प्रैक्टिकल था और उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा था और उनको तीसरे वाला जो पर्दा था उस पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं दिखाई दी। पहले आप कला संबंध स्रोत जान गए। कला संबंध और अकला संबंध क्या होते हैं, तो इसका मैंने प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इसका बता दिया उन्होंने किस प्रकार से ऑब्जर्व किया था। अब हम फ्रिंज निर्माण की व्याख्या कर रहे हैं। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में या प्रयोग द्वारा फ्रिंज निर्माण की व्याख्या। ठीक है, फ्रिंज निर्माण की व्याख्या करने के लिए चित्रानुसार व्यवस्था या प्राय व्यवस्था की जाती है। चित्रानुसार व्यवस्था की जाती है
जिसमें स्लिट एस से प्रकाश गोलीय तरंगाग्र के रूप में कहां पे स्लिट S1 व स्लिट S2 पर आपतित होता है तथा स्लिट S1 S2 से स्लिट S1 और S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं स्रंग व गर्त के रूप में स्रंग व गर्त के रूप में संचरित होती हैं। यहां से इस पर ये समतल तरंगा प्राप्त हो रहा है। ये कौन सा है? यहाँ समतल तरंगाग्र, ठीक है। ये समतल तरंगाग्र है। स्लिट S प्राप्त हुआ, यहां से गोली तरंगाग्र स्लिट S1 S2 प्राप्त हो रहा है तथा इन S1 S2 से द्वितीय तरंगिकाएं स्रंग और गर्त के रूप में संचित होती हैं तथा संचित होते समय जब इन द्वितीय तरंगिकाओं का क्या होता है? अध्यारोपण, तब यहां से फिर निर्माण की व्याख्या होती है। साथ साथ देखते चले, स्रंग व गर्त के रूप में संचित होती हैं। संचरित जब द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रंग से व गर्त से मिलते हैं, स्रंग से व गर्त से मिलते हैं, तो वहां उस जगह पर संपोषी व्यतिकरण होता है तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। स्रंग व गर्त स्रंग व गर्त के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं, जिसे रेखा खींचते हैं जो पर्दे पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। प्रस्पंद, कौन सी? प्रस्पंद रेखा कहलाती है। ध्यान से सुनो दोबारा से। फ्रिंज निर्माण की व्याख्या करने के लिए चित्रानुसार व्यवस्था की जाती है, जिसमें स्लिट S से प्रकाश गोली तरंगाग्र के रूप में, ऐसे गोली तरंगाग्र के रूप में प्रकाश चल रहा है। जब ये स्लिट S1 और S2 पर आपतित होता है तो यहाँ से S1 और S2 से द्वितीय तरंगिकाएं संचित होने लग जाती हैं तथा जब इन द्वितीय तरंगिकाओं के स्रंग से तथा गर्त से मिलते हैं तो वहां
संपोषी व्यतिकरण होता है तथा उन जगह पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इनकी कटान बिंदुओं स्रंग संग तथा गर्त गर्त के कटान बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को कहते हैं प्रस्पंद रेखा। तथा जिस जगह पर पर्दे पर जहां वह आपतित होती है वहां वह दीप्त का निर्माण करती है। इस सेक्शन को पहले आप देख लो। चित्र में जो स्रंग है उसे तो हमने कंटिन्यूस आर्क से लगातार जो गहरा दिख रहा है ना, ये अविच्छिन्न बोलते हैं इसको, ये वाला अविच्छिन्न चाप है, ये अविच्छिन्न चाप, ठीक। और इसको कहते हैं विच्छिन्न। अविच्छिन्न चाप तो दिखा रहा है किसको, स्रंग को, और ये बताता है गर्त को, ठीक है। तो ये अविच्छिन्न जो चाप है वो स्रंग को और ये गर्त को, यानी ये स्रंग और ये गर्त। तो मैंने कैसे बनाया था डायग्राम, देखो यहाँ एक पर्दा ये बना लिया, स्लिट यहाँ छेद बना दी। तो आप कंपास लेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी ऐसे, यहाँ से ये दूरी बढ़ाई, ये चाप लगा लिया, फिर बढ़ाई ये लगा दिया, फिर बढ़ाई ये लगा दिया, फिर ये लगाई, एक बार डॉटेड फिर कंटिन्यूस, एक बार डॉटेड फिर आपका ये अविच्छिन्न वाला आ गया, फिर डॉटेड, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ जो दूरी वहां से बढ़ाई थी ये लगाई थी तो यहाँ से भी लगा दोगे, ये बढ़ाया यहाँ से भी बढ़ा दोगे, ऐसे ये बढ़ाया फिर यहाँ से भी बढ़ा दोगे। ऐसे में जितनी दूरी बढ़ा रहे तो दोनों जगह पॉइंट रख करके कंपास आप इस तरीके से अर्धगोले के रूप में खींच लेंगे। ये द्वितीय तरंग आपको प्रदर्शित कर रही है और उनके स्रंग और गर्त को बता रही है। तो जिन जगहों पर स्रंग स्रंग मिल रहे हो, देखो ये मिल रहा है स्रंग स्रंग, ये रहा, तो इनको वृत्त से दिखा देते हैं। स्रंग स्रंग मिल गया, और देखो कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है स्रंग स्रंग, ठीक है, दो जगह। तो गर्त गर्त देख लो आप, गर्त गर्त कहां मिल रहा है, ये तेरा गर्त और ये तेरा गर्त। स्रंग स्रंग और गर्त गर्त जब मिलेंगे तो संपोषी व्यतिकरण होगा, वहां इनके कटान बिंदुओं को, स्रंग स्रंग और गर्त गर्त के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाएं खींचते हैं। किसको मिलाते हुए, स्रंग स्रंग और गर्त गर्त। देखो ये रे गर्त गर्त है, तो ये तो स्रंग स्रंग थे ये वाले, और ये क्या है, गर्त गर्त है। इनको मिलाते हुए रेखाएं खींच दो आप, एक रेखा में भी ये खींच दी, सीधी रेखा आ जाएगी, आप देखना वहां सर्कल को मिलाते खींच दी। ऐसे इसको खींच दो आप, ये भी तो है यहाँ, ये रेखा खींच, तो ये यहाँ दीप्त उत्पन्न करेगी। क्या बनाएगी, ये दीप्त फिंडी बनाएगी यहाँ। इसी को हम कहते हैं क्या, प्रस्पंद। प्रस्पंद रेखा यही कहलाती है। ये कटान बिंदुओं को, अभी कौन कौन से कटान बिंदु, केवल ये स्रंग स्रंग से और गर्त गर्त से। देखो गर्त गर्त काट रहा है, ये स्रंग स्रंग काट रहा है, स्रंग से गर्त गर्त काट रहे हैं। तो इनके कटान बिंदुओं को भी संपोषी वाले बिंदु है, इन जगहों पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो इनको मिलाती रेखा खींची, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रस्पंद रेखा कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो उल्टा, स्रंग और गर्त, देखो ये स्रंग गर्त है, सॉरी ये तो वृत्त से बताया था, ये सॉलिड से बताएंगे आप, ऐसे ये स्रंग गर्त है। तो अब इनको मिलाते हुए रेखा जो खींचोगे वो निष्पंद रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है वो, निष्पंद रेखा। क्या कहलाती है वो, निष्पंद रेखा। तो ऐसे मिलाते हुए इनको आप कोई लाइन खींचेंगे तो देखो ये मैं यहां बना दूं, एक आ गया, तो इस रेखा को ये अदीप्त फिंडी का निर्माण करती है। किसका, अदीप्त, और इसको कहते हैं हम निष्पंद रेखा। क्या कहेंगे, निष्पंद। प्रस्पंद रेखाएं और निष्पंद रेखाएं ऐसे बनती हैं। प्रस्पंद कौन सी है, जहां पर स्रंग स्रंग कटान बिंदुओं, जहां स्रंग स्रंग है ना, स्रंग स्रंग के कटान बिंदु को मिलाते हुए तथा गर्त गर्त के कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचते हो, वो होती है प्रस्पंद, और वो पर्दे पर दीप्त फिंडी का निर्माण करेगी, ठीक है। स्रंग किसको बता, कौन है, अविच्छिन्न जो चाप है वो स्रंग है, और जो छिन्न चाप है, विच्छिन्न चाप है, वो गर्त को प्रेजेंट कर रहे हैं। उन कटान बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींची, वो प्रस्पंद रेखा है, और वही दीप्त फिंडी का निर्माण करती है। और दूसरी होती है हमारी निष्पंद रेखा, और निष्पंद रेखा निर्माण करती है किसका, अदीप्त का। तो देखो दो दीप्त है, ये क्रमांश है, ये वाली भी दीप्त है, ये भी, और इसके बीच में कौन आ रही है, अदीप्त। तो दो दीप्त के बीच में क्या बनती है, एक अदीप्त फिंडी का निर्माण होता है। तो मैंने यही बताया
निर्माण करती हैं, प्रस्पंद रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? प्रस्पंद रेखाएं। भाषण में आ गया आपको यहां से, जब द्वितीय अंगांग के श्रृंग से व गर्त से मिलते हैं तो वहां संकोची व्यतिकरण होता है तथा प्रकाश की तीव्रता वहां अधिकतम होती है तथा श्रृंग व गर्त के कटान बिंदुओं को मिलाते हैं। हम एक रेखा खींचते हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं जो पर्दे पर दीप्तिपुंज का निर्माण करती है, प्रस्पंद रेखा कहलाती है। अब दूसरी पैटर्न लिख देंगे ये वाला। पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी बताएंगे कि यहाँ श्रृंग को कौन से चाप बता रहे हैं और गर्त को कौन से चाप बता रहे हैं। ठीक है, कटान बिंदु किससे प्रेजेंट किया, इसी के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बारे में लिखेंगे अदीप्तिपुंज का निर्माण। अभी हम किसके बारे में लिखेंगे, किसके निर्माण के बारे में? दीप्तिपुंज के निर्माण के बारे में। चित्र में अविच्छिन्न चाप श्रृंग को व विच्छिन्न चाप गर्त को प्रदर्शित कर रहे हैं तथा इनके कटान बिंदुओं को छोटे वृत्तों द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, ये तो हमने लिख दी किसके लिए? दीप्तिपुंज के लिए। अब अदीप्ति के लिए, जब S1 व S2 से संचरित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के श्रृंग गर्त से व गर्त श्रृंग से मिलते हैं तो विनाशी व्यतिकरण होता है तथा इनके कटान बिंदुओं को मिलाते हुए पर्दे पर रेखा खींचते हैं जो कि अदीप्तिपुंज का निर्माण करती है। निष्पन्द रेखा कहलाती है। निष्पन्द रेखा कहलाती है। चित्र में गर्त श्रृंग व श्रृंग गर्त के कटान बिंदुओं को दशमलव
से निरूपित किया गया है। इस प्रकार, यहां देखें एक लाइन और, इस प्रकार हमें पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं दिखाई देती हैं, या इस प्रकार पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाओं का निर्माण होता है। दोबारा से सुने थ्योरी। अब किसके लिए लिख रहे थे आप? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होने के लिए मतलब श्रृंग गर्त से मिलेगा, गर्त श्रृंग से। चित्र में यहाँ ये तो पहली वाली है, जब S1 और S2 से संचित होने वाली द्वितीय तरंगिकाओं की श्रृंग गर्त से तथा गर्त श्रृंग से मिलते हैं, तो उन जगहों पर विनाशी व्यतिकरण होता है, जिससे विनाशी व्यतिकरण होता है तथा इनके कटान बिंदुओं, यहाँ एक लाइन और लिखना, विनाशी व्यतिकरण होता है तो वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम। विनाशी व्यतिकरण होता है, यहां लिख देंगे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, क्योंकि जहां विनाशी व्यतिकरण हो जाता है वहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है। तथा इनके कटान बिंदुओं को मिलाते हुए पर्दे पर रेखा खींचते हैं, जो कि अतीत फ्रिंज का निर्माण करती है, निष्पन्द रेखा कहलाती है। चित्र में गर्त श्रृंग को व श्रृंग गर्त के कटान बिंदुओं को दशमलव से निरूपित किया गया है। इस प्रकार पर्दे पर एकांतर क्रम में, इस प्रकार पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होता है। लास्ट टाइम दोबारा सुने। इस प्रकार पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होता है। तो ये हमारा है क्या है? फ्रिंज निर्माण की व्याख्या। पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन जाएगा आपका, तब आप बताओगे कि जब स्लिट S1 और S2 से द्वितीय तरंगिकाएं संचित होती हैं, तो जिन स्थानों पर इनके श्रृंग से व गर्त से मिलते हैं वहां संकोची व्यतिकरण होता है, जिससे उन जगहों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। जब इनके कटान बिंदुओं को मिलाते हुए पर्दे पर रेखा खींची जाती है, तो वो पर्दे पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है, अथवा इस रेखा को हम प्रस्पंद रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर चित्र बता देता। चित्र में श्रृंग और गर्त को किससे निरूपित किया है? अविच्छिन्न चाप से निरूपित किया गया था। इनके कटान बिंदुओं को वृत्त से निरूपित किया गया है। फिर उसके लिए लिखेंगे, जब स्लिट S1 और S2 से द्वितीय तरंगिकाएं संचित होती है, तो जिन जगहों पर श्रृंग गर्त से व गर्त श्रृंग से मिलते हैं, तो वह विनाशी व्यतिकरण होता है, वहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तथा इनके कटान बिंदुओं को मिलाते हुए जब रेखा खींची जाती है तो पर्दे पर अधिक फ्रिंज का निर्माण करती है, जिसे हम निष्पन्द रेखा कहते हैं। फिर उनका वहां दिखा देंगे कि इनके कटान बिंदुओं को दशमलव से निरूपित किया गया है। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? फ्रिंज निर्माण की व्याख्या। अब इसका दूसरा पार्ट पूछा जाता है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति तथा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या तो फ्रिंज चौड़ाई का पूछेगा वो, या आपसे पूछेगा दीप्त फ्रिंज की स्थिति कौन सी, कहां बन रही है दीप्त फ्रिंज और कहां बन रही है अदीप्त फ्रिंज। ये दूसरा पूछा जाता है। आपको भ्रमित नहीं होना है। यदि फ्रिंज निर्माण की व्याख्या पूछी जाए तो केवल ये डायग्राम बनाना आप, और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, और यदि आपसे ये व्यंजक पूछा जाए कि दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का व्यंजक ज्ञात कीजिए अथवा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तब आप दूसरे वाले को करके आएंगे, जिसे मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लर्न करेंगे यहाँ फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। इसका व्यंजक है ये। अभी जो यंग की थ्योरी जो आप पढ़ रहे थे, यंग का द्विच्छिद्र जो प्रयोग कर रहे थे, फ्रिंज निर्माण की व्याख्या पढ़ी आपने अभी। अब हम फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करेंगे। उसके लिए चित्रानुसार परिपथ व्यवस्था की गई है। ये पर्दा है यहाँ पे, और ये स्लिट S1 और S2 है। स्लिट S1 और S2 से द्वितीय तरंगिका यहाँ बिंदु P पर आपतित होंगी। ठीक है, तो बिंदु P पर ये जो द्वितीय तरंगिका चल रही है, S1 से P पर पहुंच रही है, S2 से पहुंच रही है P पर। तो आप देखो S1P की दूरी कम है और S2P दूरी ज्यादा है, सही है। तो इन दोनों के जो पथ हैं, S1P पथ छोटा है और S2P बड़ा है,
तो मतलब इन दोनों जो द्वितीय तरंगा यहाँ से चल रही है इनके मध्य कुछ पथांतर है। S1 से बिंदु P पर जो द्वितीय तरंगा जा रही है और S2 से बिंदु P पर जा रही है द्वितीय तरंगा, उन दोनों के मध्य में पथ में क्या है, अंतर मतलब पथांतर है। तो बिंदु P पर जब ये अध्यारोपित होंगी तो बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनेगी अथवा अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ये निर्भर करेगा इनके पथांतर पर। किस पर निर्भर करेगा ये, इनके पथांतर पर। आपको मैंने पहले भी सिखाया है, जब व्यतिकरण आपको बताया गया था तो वहां मैंने कलांतर बताया था कि यदि कलाकोण 0, 2 पाई 4 पाई इस तरीके से समगुणज होता है पाई का, तब समकोशी व्यतिकरण होता है। और यदि पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस तरीके से हो तो तब वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। ऐसे ही मैंने पथांतर भी वो बताया हुआ है कि पथांतर ये हो, यानी कौन सा, अगर पथांतर λ/2 का समगुणज होता है, जो द्वितीय तरंगाएं अध्यारोपित हो रही हैं कहीं पर भी, उनका अगर पथांतर λ/2 का समगुणज है तो वहां समपोषी व्यतिकरण होगा। समपोषी व्यतिकरण होगा तो यहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज। और यदि ये जो पथांतर इतनी से जो दूरी है ये वाला, मैंने अविलंब खींचा बिंदु S1 से अविलंब खींचा पथांतर निकालने के लिए, अगर ये वाला जो पथांतर है, इन दोनों के मध्य पथांतर यही तो है S2, ये वाला S2L जिसको डेल्टा एक्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ, तो ये जो डेल्टा एक्स यदि यहाँ λ/2 का विषम गुणज है तब यहाँ अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। अर्थात यदि पथांतर λ/2 का समगुणज होगा तब तो यहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगी, और λ/2 का विषम गुणज होगा तो बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। देखो मैंने थ्योरी यहाँ लिखी हुई है, पहले तो चित्र समझ लिया आपने। ये पर्दा है, डिस्क्रीट S1 और S2 है, ऐसे द्वितीय तरंगा बिंदु P पर आपतित हो रही है। तो हमें ये ज्ञात करना है बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनेगी अदीप्त फ्रिंज, तो उसकी थ्योरी मैंने भी आपको समझा दी, निर्भर करेगा पथांतर पर। ठीक है, ये D कैपिटल D स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी है। D का मान स्मॉल d और y की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए लगभग ये S2P और ये कोई O' बिंदु डाल लो O''P और S1P लगभग समानांतर है। कैसी है ये, लगभग समानांतर। और D की मान Y से बहुत ज्यादा है, D बहुत बड़ा है किससे, Y से, इसलिए थीटा कोण बहुत छोटा होगा। या ये दो हमारे अप्रोक्सीमेशन है, दो मानना है हमने यहाँ पे क्या क्या, एक तो D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, और D इससे भी बड़ा है, यानी D सबसे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा होने पर ये समानांतर हो गई, इससे बड़ा होने पर क्या होगा, ये बड़ा है तो ये थीटा कोण बहुत छोटा हो जाएगा, अल्प। और थीटा अल्प होने का फिजिक्स में मीनिंग जानते हो आप, साइन थीटा टेन थीटा दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं केवल। ठीक है, तो थ्योरी देखो यहाँ, यज्ञ विचित्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार परिपथ व्यवस्था की जाती है। चित्र में D स्लिट S1 और S2 के मध्य की दूरी है, D स्लिट तथा पर्दे के मध्य की दूरी, Y फ्रिंज की स्थिति है कि कौन सी फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे दीप्त बन रही है अथवा अदीप्त बन रही है। यहाँ कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से। जब स्लिट S1 और S2 से संचित होने वाली द्वितीय तरंगाएं बिंदु P पर पहुंचती हैं, तो बिंदु P पर पहुंची, बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा या अदीप्त फ्रिंज का, यह निर्भर करता है S1 और S2 से चलने वाली संचित होने वाली द्वितीय तरंगाओं के पथांतर पर। मैंने क्या बताया था, पथांतर पर। यदि पथांतर समगुणज है λ/2 का तो बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, और यदि विषम गुणज है तो वहां अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको नोट करके बताया हुआ था। अब मैथमेटिकल पार्ट को मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूं। तो मुझे स्थिति निकालनी है y दीप्त की या अदीप्त की, लेकिन दीप्त अदीप्त बनेगी कब, जब बनेगी पथांतर वहां से समगुणज हो तो दीप्त और विषम गुणज हो तो अदीप्त बनेगी। तो पहले मुझे पथांतर चाहिए, ये वाला डेल्टा x y की टर्म्स में, तब मुझे वो मिल पाएगा व्यंजक इसका, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का। तो यहां से हटा रहा हूं इसको। ठीक है, आप पॉज कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अब देखिए यहां से आप समकोण त्रिभुज S1 S2 LC ये वाला,
यहां से साइन थीटा बताओ मुझे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा लंब क्या है देखो डेल्टा एक्स, और कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण है ये स्मॉल डी। देखो एक चीज ध्यान दो, ये 90 अंश है, तो ये समानता थी, ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा। कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, इसका मतलब क्या है कि S2P O'P और S1P क्या है समानांतर, मतलब ये अक्ष के साथ क्या बनाएंगे, एक जैसे कोण बनाएंगे, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा ये 90 अंश, तो ये भी 90 अंश है, तो ये कितना बच गया कोण 90 माइनस थीटा, ये 90 ये 90 माइनस थीटा, ये कोण कितना बन गया थीटा। अब दिखाई देगा होगा आपको साइन थीटा, यहां से ये हटा दे रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना आए यहां। तो साइन थीटा हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डी, एक समीकरण बनेगा। दूसरा O'P O से समकोण त्रिभुज O'P से टेन थीटा निकाल लो जरा, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो y बटे आधार कितना है यहाँ पे O' कितना है कैपिटल डी, समीकरण 2 बन गया। अब आपको पता है यहां कैपिटल डी बहुत बड़ा है y से, अतः थीटा क्या है अल्प, अल्प होगा, तो टेन थीटा बराबर किसके होगा साइन थीटा के, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हो y अपॉन कैपिटल डी बराबर डेल्टा एक्स बटे स्मॉल डी, तो यहां से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। ये फ्रिंज की स्थिति है, समीकरण डाल दो ए, केवल सामान्य फ्रिंज की स्थिति है, ये पता नहीं है अभी आपको ये दीप्त बनी है या अदीप्त बनी है। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति कैसे ज्ञात करोगे आप, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति कैसे ज्ञात करोगे, आपको ये तो पता है ना कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होना चाहिए और अदीप्त के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे यहां से दीप्त की स्थिति और अदीप्त की स्थिति, ठीक है। तो यहां हम ज्ञात कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहां से, थोड़ा लाइट कम हो रही है। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति, अर्थात पथांतर डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए 2n इंटू लैम्डा बाई 2, समगुणज होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या हो जाएगी, yn बराबर डेल्टा एक्स ये रख देंगे 2n लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, 2 से 2 कट गया, तो yn आ गया यहाँ पे n डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये दीप्त फ्रिंज की रेखीय स्थिति है, कौन सी रेखीय। अगर आपसे कोई कोणीय स्थिति पूछे, क्या कोणीय, तो कोणीय स्थिति क्या होती है, कोणीय स्थिति होती है थीटा एन बराबर कैपिटल डी से भाग दे देंगे इसमें, तो क्या रह जाएगा एन लैम्डा बटे स्मॉल डी। ये कोणीय स्थिति होगी किसकी, दीप्त की। तो पहली दीप्त फ्रिंज y1 क्या होगा, एन क्या है, एन है 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां n बराबर है 0 1 2 3 अप टू डेल्टा s, ठीक है। तो y0 पहला 0 रखोगे तो क्या मिला 0, यानी केंद्र पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो गई है, कौन सी केंद्रीय दीप्त। y1 बराबर बताओ, पहली मिल गई d लैम्डा अपॉन d, दूसरी बताओ y2 मिल गई 2d लैम्डा अपॉन d। तो ये क्या है, ये तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, ये प्रथम दीप्त फ्रिंज और ये द्वितीय दीप्त फ्रिंज का निर्माण हुआ है। यहाँ पे फ्रिंज की स्थितियों को बता रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है। अब इसी तरीके से आप अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां ज्ञात कर सकते हो, किसकी ज्ञात कर सकते हो, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति।
अधिक फ्रिंज की स्थिति के लिए बस पथांतर चेंज करना होगा, और पथांतर क्या होना चाहिए, विषम गुणज किसका, λ/2 का। तो विषम गुणज λ/2 का कैसे होगा, ठीक है। अब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करेंगे हम। तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पथांतर को बदल देंगे हम। तो इस केस में पथांतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आपने 2n λ/2 लिया है उसको आप 2n - 1 × λ/2 मतलब विषम गुणज हो जाएगा किसका, λ/2 का। समझ आ गया यहाँ तक। मैं हटा रहा हूं उसको यहाँ से, ध्यान से देख लेना। पहले साइन थीटा से एक बार निकाली समीकरण एक, दूसरा निकाल लिए, दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। क्या हो, ये थीटा अल्प है तो पोजीशन मिल गई फ्रिंज की स्थिति, लेकिन ये ज्ञात नहीं हुआ दीप्त या अदीप्त। ये जब पता लगेगा पथांतर के आधार पे, पथांतर ये समगुणज होगा λ/2 का, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति ये आ गई यहाँ से। कौन स्थिति इसकी, दीप्त फ्रिंज की कौन स्थिति है, ये n λ/d, d से भाग दिया जाता है। तो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, ये प्रथम दीप्त फ्रिंज है, और ये द्वितीय दीप्त फ्रिंज। अभी हटा रहा हूं यहाँ से डायग्राम में, यहाँ से मैं ये लास्ट वाला रख लेते हैं क्योंकि ये स्थिति को बता रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में पथांतर क्या होना चाहिए, अर्थात पथांतर डेल्टा एक्स बराबर हो गया 2n - 1 × λ/2। यहाँ n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, क्यों, अगर 0 रख दो तो माइनस आ जाएगा, इसलिए ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये समीकरण 1 से, समीकरण ए से। अब अदीप्त के लिए डैश लगा दे रहा हूं मैंने दीप्त के लिए डैश नहीं लिखा था इसलिए डैश। तो ये रख दो वहां पे, तो 2n - 1 और ये आ गया λ/2d। ठीक है, तो n = 1 रखोगे जब, तो पहली मिल जाएगी, y1 डैश बराबर हो गया 1, तो 1 यानी सॉरी ये d है यहाँ, तो ये हो गया λd/2d। द्वितीय निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 3 λd/2d। और n+1 भी निकालो तो एक ज्यादा बढ़ा देना तो वो निकल जाएगी। ये प्रथम अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है ये, और ये द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। इसको हटा रहा हूं यहां से। अब ये क्या है, प्रथम अदीप्त फ्रिंज, ओके, और ये द्वितीय। अब मैंने आपको फ्रिंज की स्थितियां बता दी। ये तो अदीप्त फ्रिंज की साधारण स्थिति बता रहा है, कोई सी भी निकाल लो, इससे 5वीं 10वीं 9वीं अनंतवीं जितनी भी, ऐसे ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति बता रहा है। अब मुझे फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, दो तरह की बनी है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो उसके लिए समझना पहले जरूरी है आपको कि इस प्रकार बनती है। देखो कि एक तो दीप्त बन गई, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, डार्क और ये ब्राइट। मतलब पहले दीप्त है, फिर अदीप्त, दीप्त अदीप्त, ऐसे लिख लो चाहे, दीप्त अदीप्त, दीप्त या अदीप्त, ऐसे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, दो अदीप्त के बीच में दीप्त है, यानी यहां से यहां तक दीप्त फैली हुई है। मतलब दो अदीप्त का जो गैप है, यानी दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य का अंतराल दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, तथा दो दीप्त फ्रिंज के मध्य का अंतराल अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। इस प्रकार हम यहाँ से अब फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करेंगे, इसका दीप्त फ्रिंज की का और अदीप्त फ्रिंज की का। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं हम किसी एक का, ये हटा रहे हैं यहाँ से हम। अब मैं यहाँ से ये व्यंजक याद रखूंगा, केवल दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, बाकी हटा देंगे यहाँ से।
पहले दीप फ्रिंज की लिख ले रहे हैं, दीप फ्रिंज की चौड़ाई, दीप फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, दो अदीप्त, दो क्रमशः अदीप्त फ्रिंजों के मध्य के अंतराल को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमशः अदीप्त फ्रिंजों के मध्य के अंतराल को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो देखो एक एनमी तो ये रही, तो अर्थात यदि बीटा से लिखें तो ये क्या होगा, वाई एन प्लस वन माइनस, सॉरी अदीप्त के मध्य का, तो अदीप्त तो ये है ना, वाई एन प्लस डैश माइनस वाई एन डैश, क्या मिल जाएगा हमें, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दो अदीप्त फ्रिंज, एक तो ये वाली और एक स्याही वाली, दोनों के मध्य का अंतराल ये होगा, तो इसको निकाल के घटा दो आप, इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको याद रखना, वाई एन क्या था, एन डी लेमडा अपॉन डी, किसकी थी स्थिति, दीप्त की, ठीक। तो यहां से देखो बीटा बराबर क्या हो गया, इसमें 1 प्लस करो तो 2n, n या 1 करोगे तो 2n प्लस 2 माइनस 1 हुआ, तो ये 2n प्लस 1 रहेगा यहां से, है ना, 2n प्लस 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इनटू लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस एजिटेड वाई एन डैश, तो ये कितना है, ये 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी है, कॉमन ले लो पहले, लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन आ गया, जो बचा उसे लिख दो, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 हो गया, 2n से 2n कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो बीटा कितना आ गया भाई, लैम्डा डी अपॉन डी, 2 से 2 कट जाएगा, ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ऐसे अदीप्त की निकाल दो, ध्यान रखना सारे व्यंजक को, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत यूज आने वाले हैं। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा डैश से लिखते हैं, होगी क्या, ये दो क्रमशः दीप्त फ्रिंजों के मध्य के अंतराल को, मध्य के अंतराल को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अर्थात से बीटा डैश से लिखे तो बीटा डैश क्या होगा, वाई एन प्लस माइनस वाई एन, वाई एन प्लस 1 रखो उसमें, तो एन प्लस 1 माइनस, देखो माइनस एन हो जाएगा, वो तो जगह कॉमन आ जाएगा, क्या डी लेमडा बाई डी, एन से एन कट गया तो क्या आ गया, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, दिखाई दे रहा है बीटा डैश और बीटा दोनों समान है, लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी अपॉन डी, ठीक है, मतलब दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की दोनों की चौड़ाई क्या आएंगे, समान, ठीक है। एक चीज मैंने आपको कोण स्थिति नहीं बताई इसमें अदीप्त की, तो अदीप्त की कोण स्थिति थीटा एन डैश से लिखोगे तो टी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2d, ओके, इसे नोट कर देना इसके जस्ट बाद, क्लियर हो गया। तो आज हमने व्यतिकरण की प्रायोगिक रूप से व्याख्या को पढ़ा है, अर्थात यंग के द्विचित्र प्रयोग को पढ़ा, जिसमें पहले उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट समझा, फिर फ्रिंज निर्माण की व्याख्या की, फिर हमने मैथमेटिकल पोर्शन पे आए, यानी फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात किया, दोनों के लिए दीप्त का भी निकालते हैं, उसमें अदीप्त का भी निकालते हैं। अगर आपसे केवल स्थिति तक पूछा जाए कि दीप्त फ्रिंज स्थिति ज्ञात कीजिए, का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति तक निकाल के छोड़ाना। कोण स्थिति पूछे तो कोण स्थिति तक, कोण चौड़ाई पूछे
तो कोणी चौड़ाई के लिए भी ये ध्यान रखना, यहाँ डी कट जाएगा, हट जाएगा। कोणी चौड़ाई क्या आ जाएगी यहाँ से, कोणी चौड़ाई अगर लिखेंगे वो होगी लैम्डा अपॉन डी। ये तो दीप्त की है और आदित्य की भी यही आ जाएगी, डी हटना है केवल यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से अपने नोट्स बनाना, लेक्चर तैयार करना यहाँ तक जो मैंने कंप्लीट कराया है। लेक्चर की लेंथ थोड़ा बड़ा हो गई है, आप आराम से धीरे धीरे बनाएं इसको। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।